मुश्किल ये है, रुक जाओ भैया, मुश्किल ये है कि विपक्ष ऐसा कुछ सोच के अपनी रणनीति मुझे लग रहा है आकार दे रहा है कि केवल बुद्धि उसी के पास है। आप एक तरफ कहते हो कि खाड़ी में 1 करोड़ लोग हैं, उनके लिए छाता ताना कि नहीं ताना हमें बताओ। अच्छा जी, ठीक बात है, हम समझ सकते हैं, आपकी संवेदना है। दूसरी तरफ कहते हो तुम्हारा खून कब खौलेगा। जब खून खौलेगा चाचा तो सबसे पहले 1 करोड़ लोग संकट में आ जाएंगे। आपको इल्म नहीं? च्यवनप्राश खाओ यार गर्म दूध के साथ, आपको ये इल्म ही नहीं। 1 करोड़ लोग वहां युद्ध के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, आपको समझ ही नहीं है। 1 करोड़ लोगों का जीवन दांव पर लगा दें, ये चाहते हैं। जिन्होंने कभी कुत्ता नहीं मारा, बिल्ली नहीं मारी, वो कह रहे खून कब खौलेगा, तमंचा लेके कब निकलोगे मोहल्ले में। अरे ये कोई छिबरामऊ और खिमसेपुर की लड़ाई है लड़कों की कि भैया ठोक दिए 4 फायर। वैश्विक सामरिक संतुलन का अर्थ जानते हैं ना। और अभी तक भारत पर कोई असर नहीं आया। खमेनी मरे तो और इजराइल में लोग मरे तो भारत पर तो कोई असर नहीं आया ना। झूठ का, प्रपंच का विस्तार हो रहा है। अशोक जी, जब मैं ये कहता हूं कि प्रपंच हो रहा है तो उसके साथ एक तर्क देता हूं आपको, वही जवाब आप दीजिएगा। ईरान का एक युद्धपोत मारा गया, ध्वस्त हुआ, कहा गया भारत को देख लो, वो भारत का किस इन्विटेशन पर आया था, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा था। ठीक, लेकिन ये नहीं बताया, या तो समझ नहीं या जानबूझ के धूर्तता, ये नहीं बताया गया कि जहाज जब तक भारत की नेवी की सुरक्षा में, संरक्षा में रहा, तब तक वहां डिस्को करने की छूट थी, खाना पीने की भी, खाने की भी छूट थी, पीने की भी छूट थी, सोने की भी छूट रही, कहीं कोई संकट नहीं आया। जब आप, जैसे आप हमारे यहाँ तिलक में आए, हमने भोजन कराया, पान खिलाया, लड्डू दे दिए, उसके बाद आप अपने घर निकल गए। रास्ते में आपको चोरों ने पकड़ लिया तो हमारी जिम्मेदारी बनेगी, या तो हमसे कहते हैं भैया हमें छुड़वा दो। दुनिया भर में यही प्रैक्टिस है। जिस भी देश में आप जाते हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने, उस देश की सीमा से बाहर निकलने के बाद आप अपनी हिफाजत के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। अशोक यादव जी, इसको ये कह के प्रचारित किया गया कि भारत में न्योता खाने आए थे, मारे गए। गजब बात है, ऐसा होता है क्या? ऐसा प्रचार क्यों करना चाहते हैं? मतलब कि मैं इसके पीछे मेंटेलिटी समझना चाहता हूं, ये नैरेटिव झूठा क्यों बनाना चाहते हैं? कि ऐसा 10-20 हजार आदमी ये मान ले कि जैसे भारत ने कोई घेर के मरवा दिया है सुपारी देके, ऐसा क्यों प्रचार करना चाहते हैं? मतलब जैसे समझना चाहते हैं। देखिए अमिताभ जी, मैं तो यही कहूंगा कि अभी चूंकि संजय भाई ने जो आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि 16.3% या समथिंग उन्होंने बोला, मैंने जो द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से 19.3 बोला। कितना रिडक्शन हुआ है रशियन ऑयल रिपोर्ट में? झगड़ा इस बात का नहीं है, बिल्कुल नहीं इस बात का झगड़ा है कि 16% कम हुआ कि 19% कम हुआ। झगड़ा इस बात का है कि ट्रंप के कहने पर क्यों कम होगा, बस झगड़ा इसी बात का है कि ट्रंप हमारी विदेश नीति क्यों डिसाइड कर रहा है। ट्रंप अगर कहेगा तो हम खामनेई की मौत पर टिप्पणी करेंगे, ट्रंप नहीं कहेगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। ये हमारी विदेश नीति है। हमारी विदेश नीति खामनेई कहाँ है? वो है जो महिलाओं के बारे में दुर्विचार रखता है, वो कौन है भैया? खामनेई ने हमारा कभी भला नहीं किया, इधर फहमी दिमाग से निकाल दो भैया। खामनेई ने जब बोला जहर बोला, जब बोला जहर बोला। खामनेई विरोधी था, खामनेई ने कश्मीर में बवाल कराया, खामनेई ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। एक बार संजय अशोक जी की बात जी। हाँ, मेरा सवाल है नहीं खामनेई क्या थे, कैसे थे, क्या नहीं थे, दैट इज डिफरेंट पार्ट। मेरा सिर्फ एक पार्ट है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को ट्रंप क्यों गवर्न कर रहा है, और ऐसे प्रधानमंत्री जो कि कसम खाते थे, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये नारा कौन लगाता था? 56 इंच वाले ने। आज पूरा देश देख लिया ना
कि 56 इंच वाला फर्जी मामला था, कुछ है नहीं उसमें 56 इंच में। तो मेरा सवाल सिर्फ यही था, ये देश नहीं झुकने दूंगा का नारा लगाने वाला व्यक्ति, ये हमारी विदेश नीति, तमंचा हाथ में लेके भारत का प्रधानमंत्री दौड़ जाए पैदल ही बोले आए किधर है ईरान या किधर है इजराइल, हम आ रहे हैं। विवेक जी ने कह दिया, अशोक जी ने कह दिया, बोला गुड्डू तू वो झोला लेके आ बम वाला, जो गुड्डू मुस्लिम लेके आया था इलाहाबाद में। वैसा चाह रहे हो क्या महाराज अशोक जी? बोले तब हम मानेंगे 56 इंच है। जैसे वो उमेश पाल की हत्या में अतीक के लिए लड़के लपाड़े आए थे मारने, तो वो ऐसे ऐसे बम फेंक रहा था झोला निकाल के, नहीं गुड्डू मुस्लिम, वैसा करे सरकार। जी हमारे अमिताभ जी, हमारे देश की एक परंपरा रही है कि अगर हमारे बगल का, पड़ोस का, गांव का कोई हमारा दुश्मन भी अगर मरता है तो आदमी वहां जाकर उसको होमेज पे करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। तो अगर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या होती है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं था के द्वारा, वो राष्ट्राध्यक्ष नहीं, देखिए नहीं, बिल्कुल वहां के जो संविधान का आर्टिकल 122 के तहत जो खामनेई थे, बताइए सद्दाम जब मारा गया था, गद्दाफी जब मारा गया था, तो उस समय क्यों नहीं शोक संदेश भेजा गया? अशोक जी एक सवाल आया है, ये सवाल मैं पहले उठा चुका हूं 3 दिन पहले, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से आया है कि सद्दाम और गद्दाफी, कर्नल गद्दाफी लीबिया, ये दोनों लोग घोषित तौर पर राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्र प्रमुख थे। इनका जब कत्ल किया अमेरिका और उसकी नाटो ने क्या, बिल्कुल तब कांग्रेस की सरकार थी और उसने मुंह में दही जमा लिया था और एक बतासा भी रख लिया ताकि दही मीठा रहे अंदर में। मुझे उम्मीद है कि वो ट्वीट या उस दौरान का पेपर दिखाएंगे और भाजपा के साथी जो अभी कर रहे थे यस 400 को भारतीय डिफेंस सिस्टम बता रहे थे। मुझे लगता है कि वो आप रिपोर्ट मैंने आपसे जो कहा मालिक, ठीक है, गद्दाफी चना बेच रहा था लीबिया में और सद्दाम इराक में छोले भटूरे बेच रहा था क्या? नहीं देखिए अमिताभ जी, देखिए समाजवादी पार्टी के अली शेख से भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपके नॉलेज का कायल हूं मित्र, मैं आपकी बुद्धि का कायल हूं। जब आपने बोला आपने बोला कि हमारे देश का डिफेंस सिस्टम है, मैं आपकी बुद्धि का कायल हो गया। देखिए अमिताभ जी, आपके सवाल में आता हूं। आपने कहा IRS देना, जो वहां का जो वार्षिक था ईरान का, वो हमारे देश में आया और एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, एक्सरसाइज थी, उसको करके वापस जा रहा। क्योंकि जो नेवल वारफेयर रूल्स है उसके हिसाब से तो हम किसी भी देश के जो सीमा है वो 20 नॉटिकल माइल्स के बाद इंटरनेशनल सीमा में चला जाता है। तो अमेरिका वहां पर अगर स्ट्राइक करता है टॉर्पीडो से, तो हमारे देश का कोई लीगल राइट नहीं बनता वहां पर। ये बात बिल्कुल कानूनी रूप से सही है, सवाल ही नहीं है। यार गजब बात कर रहे हो, फिर क्या सवाल है महाराज? जब सवाल ये भी नहीं, सवाल ये भी नहीं, फिर क्या सवाल है? वही बताओ प्रभु। सवाल वही मैं बता रहा हूँ। मेरा जो सवाल था यही है कि वो कानूनी तौर से हमारी सरकार, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कानूनी तौर से, लेकिन अगर वो ज्वाइंट ऑपरेशन हमारे देश के साथ करके जा रहा था, हमारे महामहिम राष्ट्रपति को सैल्यूट मार के जा रहा था और हमारे देश की सेना का, हमारे देश का मेहमान था और रास्ते में घेर के मार दिया गया अमेरिका के द्वारा, तो क्या हमारे मुंह में दही जमी थी? नहीं तो हम अमेरिका पर चढ़ाई कर दें तो कर सकते थे भैया, तो हम अमेरिका पर चढ़ाई कर दें, ऐसे कह रहे हो? शोक व्यक्त नहीं कर सकते थे? हम अमेरिका पर चढ़ाई करते क्या? नहीं, हमारी सरकार कितनी डरपोक सरकार है। हम शोक तो व्यक्त कर सकते थे कि हमारा मेहमान रास्ते में मार दिया गया, तो उस पे हम कम से कम एक मानवता के नाते एक श्रद्धांजलि तो दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना जो है ऐसी सरकार, ऐसी डरपोक सरकार कभी इतिहास में नहीं आई। अशोक भैया, डरपोक सरकार ने दुनिया को बताया है, मोदी जी के 56 इंच के जाएंगे। हम क्या है, विश्व गुरु कैसे बनने वाले हैं? ये आपके अली शेख और यूपी फर्जी एलओपी राहुल गांधी के कहने से नहीं होगा। एक्सीडेंटल एलओपी जो देश में, और आपके अली नहीं, देखिए फर्जी कौन है, असली कौन है, अभी इसका निर्धारण कौन होगा? आप लोग तो असली फर्जी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते रहते हो। आप असली सनातनी का सर्टिफिकेट बांटते रहते हो, जबकि आपका एंसेस्टर जो RSS है, अंग्रेजों की दलाली जीवन भर किया और आप लोग देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। तो आप लोग देशभक्ति मत बांटिए, सनातन का सर्टिफिकेट न बांटिए, और किसी को एलओपी कौन असली है कौन नकली है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था डिसाइड करेगी ना। ये एलओपी भी फर्जी होता है, पहली बात सुना मैंने। लोकसभा अध्यक्ष भी फर्जी होता है, प्रधानमंत्री फर्जी होता है, संवैधानिक कुर्सियों बैठे लोग फर्जी होते हैं। गजब बात भाजपा के प्रवक्ता
बड़ा आज विद्वान तो प्रवक्ता जेपी के विनय ऊपर भाई होंगे, साहब, उनको जो भी हमारे अफसोस होता होगा संवैधानिक कि व्यवस्था पर बैठे हुए लोगों को फर्जी बता जेपी रहा के है। चेला जिस तरीके से येलोपी जिस फर्जी, तरीके से जब देश येलोपी में फर्जी देश है को जो उसी माहौल संवैधानिक बना रहे व्यवस्था हैं से, और कांग्रेस तब की तो गोद में हमारे जो बैठकर राजनीति लोकसभा कर रहे अध्यक्ष हैं, फर्जी तो हो आज गए, जेपी जी भी हमारे ऊपर से उनको प्रधानमंत्री भी अफसोस हो रहा फर्जी हो होगा कि गए, मैंने कैसे तब चेला सब को तो फर्जी बनाया हो गए था। ना, क्योंकि तो वही जब कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा चेला हमारे व्यवस्था पास के आ गए तहत थे, एलओपी बनाए आज गए, उनके जिस व्यवस्था के तहत तरीके मोदी जी से बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी तो की गजब स्थापना बात किसने करते हैं हुई? आप लोग। कांग्रेस के खिलाफ हुई थी ना, कि कांग्रेस के गोद में जाकर बैठने के लिए देश को दिग्भ्रमित करने के लिए हुई थी। ये भी तो देश की जनता देखना चाहती है ना। बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं आप लोग, पार्टी समझ के नहीं आता है। कार्यकर्ताओं, नेताओं या पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप अगर देश का सम्मान नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते, अरे अमेरिका के सामने दंडवत होकर सम्मान कर रहे हो भैया। और नकली गांधी अमेरिका परिवार के के चरणों ऊपर, में, ट्रंप के चरणों में नकली गांधी जैसे भगवान के नकली चरणों में गेंडी, लेटा जाता है, नकली वैसे गेंडी, ट्रंप के गेंडी चरणों परिवार में की हमारी बातों में सरकार आकर लेट गई है और देश का मान सम्मान बढ़ा रहे चरणों में लेट हैं। गई। ट्रंप के चरणों में लेट के देश का मान सम्मान बढ़ता है। ट्रंप के चरणों में लेट के देश का मान सम्मान बढ़ता है। ऑपरेशन सिंदूर 140 के करोड़ दौरान, जनता का अपमान किया ऑपरेशन मोदी जी ने। सिंदूर के दौरान क्या भारत मोदी में जी एक की भी सरकार घटना ने घटी? 140 करोड़ हमारी जनता का अपमान जिम्मेदारी किया थी है। कि भारत के सिविलियन के साथ देश हम का रहेंगे, सम्मान है। एक भी घटना नहीं खूब घटी। मरिए और आप हमने लोग। पाकिस्तान को रातों रात जिस आप तरीके लोग। से हमने इतना सिखाया, वो कमजोर पाकिस्तान compromise आज भी सपना प्रधानमंत्री देखता कभी है नहीं तो था। भारत के सपनों में नींद इतना नहीं आती है कमजोर पाकिस्तान को। वाइस प्राइम इसका मिनिस्टर देश के मूल जो इतिहास है, में कभी नहीं एक था। बार रुकना, एक बार आनंद जी अभी रुकना होगा, अशोक जी अभी रुकना होगा। समय कम है, मैं एक टिप्पणी संजय राणा से लूंगा, लेकिन एक बात कहूं, अच्छा हम मान लेते हैं ये बहुत कमजोर है, अशोक जी कह रहे, मान लेते विवेक जी भी खुश हो जाए, ये भी हमारे मित्र हैं, लेकिन नरसिंहा राव, मनमोहन सिंह, ये 12 बोर को तमंचा लेके अमेरिका के ऊपर चढ़ गए थे क्या? है यार, कहां तमाशा कर रहे हो? 40 साल का सिलसिला तो हमारी आंखों के सामने गुजरा है। बाकी के लिए किताब पढ़नी होगी, 40 साल के लिए तो किताब भी नहीं पढ़नी मुझे। ये तमंचा लेके चढ़ गए थे। एक बात अपनी स्मृति से बता देता हूं, नरसिंह राव की सरकार थी, विवेक जी सुन ले क्योंकि आगे ये अभी बहस कई जगह टीवी में जाएंगे तो फिर इनको समझना पड़ेगा। नरसिंह राव जी की सरकार थी, पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, लोकसभा में, अशोक जी आप भी सुनो, ये सबके पर लागू हो, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सब पर। लोगों ने कहा कि ये देश बेचे दे रहे हैं, जो जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं वैसे उस वक्त कहा कि देश बेचे दे रहे हैं। उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात कही, कोई माई का लाल देश नहीं बेच सकता, नरसिंह राव ने कहा। दूसरी बात कही, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भारत खरीद ले। और तीसरी बात सबसे बड़ी कही, क्या? लेकिन ये सच्चाई सबको याद रखनी होगी, पक्ष हो चाहे विपक्ष, जब हम विदेशों से कुछ चाहेंगे, धन, अनुदान, ग्रांट, सब्सिडी, कुछ भी, तो उनकी शर्तें भी माननी होंगी। बोले राणा प्रताप, भगत सिंह, चाहे जितना बनो बाहर जाके। क्या अब विवेक जी भी कह रहे गुड्डू तमंचा निकाल, अशोक जी भी कह रहे राइफल लिया। अरे भाई साहब, किस जमाने में हो यार? मुझे बता दो ना, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री रहा जिसने, और इंदिरा जी की बार बार बात होती है, मैं कई बार कह चुका, कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग इतना बहादुर हो जाते हो कि लगता है कि नहीं नहीं, राणा सांगा, और राणा सांगा के बाद कांग्रेस, शरीर में 80 घाव के बाद भी अड़ी हुई है। निक्सन को जो चिट्ठी लिखी थी ना अशोक जी, इंदिरा जी ने पाकिस्तान वार के दौरान, वो चिट्ठी पढ़ के आंख से आंसू आ गए। वो चिट्ठी पढ़िएगा, आपको पता लगेगा समर्पण क्या होता है, सरेंडर क्या होता है। चिट्ठी पढ़ लीजिएगा, 2 पन्ने की चिट्ठी है अंग्रेजी में। इंदिरा जी तोप लेके चढ़ गई थी क्या अमेरिका पर? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, कौन कितना बहादुर है पता भैया। खामोखा राणा प्रताप न बनो। संजय राणा, मेरा एक प्रश्न, बस आखिरी प्रश्न है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब युद्ध का काल हो, उस वक्त अपने राष्ट्रीय हितों का फैसला न तो उत्तेजना से ले सकता है, ना दबाव से ले सकता है, ना उकसावे से ले सकता है। युद्ध कहां हो रहा है, और हम अब भारत से कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है कि आप अमेरिका के दबाव में नहीं है, तो आप ईरान की तरफ से चढ़ जाओ जाके। लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे, वो भी ऐसा नहीं कह रहे कि हम अपनी पार्टी की तरफ से 10-5 हजार आदमी ईरान भेज देंगे।
लड़ने के लिए? नहीं भाई, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, लालू जी की पार्टी, ये लोग नहीं कर सकते 10-10 हजार आदमी पैदल ही निकाल दो, पहुंच ही जाएंगे। अभी तो युद्ध चल रही है। संजय राणा। अमिताभ सर, दो चीज और मैं इसमें रखना चाहता हूं आपके प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर ये अभी आपने बोला कि सरेंडर वाली बात, भैया आईएमएफ ने तमंचा लगाया था नरसिम्हा राव के कनपटी पे, बोला आईएमएफ की रिपोर्ट पे साइन करो, अगर नहीं करोगे तो $7 बिलियन का लोन नहीं मिलेगा, जो अमिताभ सर बता रहे थे। अब दूसरे पे आता है, क्योंकि अशोक भाई पढ़े लिखे व्यक्ति, इसलिए उनसे चर्चा करने में मजा आता है। जून 24 में जो इंपोर्ट होता था यूएस से 7.4% शेयर था, जो दिसंबर 2025 में घटा करके 5.87, यानी सरेंडर कौन है देख लो तो उन्हीं का कट कर दिया। बात है मुख्य प्रश्न में। देखिए, कोई भी राष्ट्र हो अपना हित पहले देखना चाहिए, और हमारा हित वो है कि हमारी जनता का हित किसमें है। हमें ये मतलब नहीं कि ईरान से युद्ध हो रहा है, किससे युद्ध हो रहा है, हमें देखना कि हमें फायदा क्या है, नंबर 1। लेकिन विपक्षियों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वोट बैंक की राजनीति, इंडियन वोट बैंक को खुश करने के लिए खेमई के चाहने वाले ज्यादा अपू के, तो खुश करने के लिए खड़े हो जा रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री कुछ एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये बताओ भैया, युद्ध हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो किसकी इकोनॉमी खराब होगी? अपने देश की होगी। आप भी इसी देश में रहते हो, मैं भी इसी देश में रहता हूँ, कहीं विदेश में लोग नहीं रहते हैं। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश सर्वोपरि होता है। तो आपको देश किराए में, इतने किराए पे हमारे यात्री वापस आएंगे, कोई राहत की बात करी भारत सरकार? सुन लीजिए, बताइए। कांग्रेस जब बोलती है, मुझे लगता है कि अपना सर लेके दीवार में मारे जोर जोर से, क्योंकि बिना आंकड़े, बिना समझ के, बिना तथ्य के बात करती है। अरे सरकार ने, देखिए आंकड़े तो आप बहुत अच्छे देते हैं, देखिए आप विद्वान आदमी हैं, लेकिन 6 दिन में कोई घोषणा ऐसी बताइए जो जिससे कि आम जनता का सरोकार हो, ऐसी कोई घोषणा बताइए हमें। आप मिला करके तो आपको हमें तो उससे मतलब हम जनता के आदमी हैं, हमें आप क्या है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप करिए। हम लोग राम भजन करते हैं, आप लोग गांधी भजन करते हैं। 150 करोड़ जनता को आपने राहत देने की बात करी हो, जनता को तसल्ली हुई हो कि लड़ाई में, लड़ाई अमेरिका लड़े, ईरान लड़े, हमें फर्क नहीं आने वाला। आप बताइए हमें, आप उस सरकार की तरफदारी कर रहे हैं जिसका इतिहास तेल सस्ता होने में, महंगा देने में है। आप उस सरकार की तरफदारी कर रहे हैं जिसने तेल सस्ता होने पे, क्रूड ऑयल सस्ता होने पे और महंगा जनता को दिया। ये उस सरकार की आप पैरवी कर रहे हैं, समझे? अब जब कल को तेल महंगा हो जाएगा तब ये किस गांव में जनता को देंगे? आज सवाल ये है राणा जी, ये बताइए आप पहले, आप इसका जवाब दीजिए कि सरकार का रिकॉर्ड पिछला क्या है? क्रूड ऑयल सस्ता होने में जनता को उसकी फायदा मिला? नहीं मिला। लड़ाई में आप वोट नहीं लेंगे, अमिताभ जी भी कह रहे हैं महंगाई नहीं रुक पाएगी, तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो जनता के दाम कहां से कहां पहुंचेंगे? सब्सिडी के बाद जनता को सोचिए। आप ये आपके आंकड़ों से नहीं काम होने वाला है, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। आप एक ही बात को बताइए कि तेल सस्ता होने में क्या हुआ जनता के साथ, कितनी राहत भारत सरकार ने दे दी? अरे भारत सरकार कर रही है, आप दे देंगे तब तो क्या कहेंगे फिर? तब तो आप कहेंगे तेल के दाम बढ़ गए हैं, अब हम कैसे कम कर दें? हमारा ये आंकड़े देंगे, ये घाटा हो रहा, वो घाटा हो रहा, आंकड़े देने में तो कोई जवाब है नहीं मोदी सरकार का। आप तो उनके विद्वान व्यक्ति उनके साथ बोल रहे हैं। देखिए आज सवाल ये है कि तेल महंगा होने पे जनता के ऊपर क्या गुजरेगी? जब आपने सस्ता तेल हुआ तब तो उसका लाभ जनता को मिला नहीं। ठीक है। आज युद्ध का संकट हमारे सामने। संजय जी रुकना, एक लास्ट कमेंट अनंत अमित से। अनंत अमित, कांग्रेस पूछ रही है कि बाकी सब हमसे, अभी वो कांग्रेस कह रही थी कि हम अर्थशास्त्री भी हैं, युद्ध शास्त्री भी हैं। अब कांग्रेस समापन, इस डिबेट के समापन तक इस उसमें आ गई कि हमसे ये अर्थशास्त्र उस सब की बात ना करो, हम सामान्य व्यक्ति हैं, हमें तो बताओ जनता का हित कैसे सुरक्षित होगा। जब डिबेट शुरू हुई थी तो कांग्रेस ने कहा था हम युद्ध के जानकार हैं, हम अर्थशास्त्र के जानकार हैं। समापन होते होते कहा हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें तो बताओ भैया गुड्डू और ननकू का क्या रहेगा। अनंत अमित, देखिए भैया जी, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ, हमारे उनसे बड़े हैं, समय कम है, अपनी बात कह दो जी। बस तो ये बताइए कि 2012 में यूपीए की सरकार थी और अमेरिका धमकाता है कि ईरान से तेल नहीं लेना है, एक रात में जनता को लाभ मिला उसका अतिरिक्त प्रभार इस देश के लोगों के ऊपर। ये सरकार का वो रिकॉर्ड है, इसलिए आम जनता के बीच में ये बहुत बड़ा सवाल है। कल को तेल के दाम कच्चे के बढ़ेंगे तो जनता का हाल क्या होगा? जनता कितनी बेहाल होगी? भारत सरकार उसको नहीं बोल रही है। ईरान के खिलाफ आईआईए के वोट में आपने खिलाफ में वोट किया था कि नहीं?
आईआईए के वोटिंग में ईरान के खिलाफ में भारत ने 2005 में वोट किया था कि नहीं? ये बताइए आप जो कि सस्ता तेल होने पे जनता को महंगा तेल मोदी सरकार ने दिया और वो आर्टिकल तेल कंपनियों ने दिया। आज जब तेल करिए, के लेकिन भाव पे देश का संकट ख्याल मंडरा रहे रखिए, हैं देश की लड़ाई की आवाम वजह का से, ख्याल रखिए, तो देश जनता की के आवाम को ऊपर समझिए। महंगाई का आपको बोझ तो जो पड़ेगा, देश की आवाम इसके से लिए कोई आपने मतलब क्या नहीं है। तरीका भारत सरकार ने सोचा है? ये कहीं बात हो रही है, इसकी बात कहीं नहीं हो रही है। भारत का आप विरोध इधर करना उधर है। की बात करते हैं। आपके युवराज को देखिए, चाचा आप पित्रोदा कुछ जिस कह देते सरकार हैं, के- अंकल सोरस नहीं, कुछ कह आपकी देते सब हैं, बात हम तो सही उसी मानते ज्ञान हैं। पर आगे बढ़ आप ये जाते हैं। बताइए, अरे सरकार का साहब, रिकॉर्ड क्या है? भारत के दो 140 दोनों करोड़ लोगों को जनता आनंद अमित को भी विवेक जी को भी